वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों की दास्तानें न होगी दास्तानों में। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। जहां एक तरफ दक्षिण एशिया की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद अब निकट पड़ोसी हमारे नेपाल में जो जन विद्रोह हुआ, उसके बाद देश के हुक्मरानों को, देश की जनता को सजग होना चाहिए कि तमाम वैश्विक ताकतें जो पूरे विश्व को अपने शिकंजे में कसना चाहती हैं, वो भारत की खुशहाली, भारत का विकास फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता को जहां सजग होना चाहिए, जातीय आधार पे, संप्रदाय आधार पे, प्रांतीय आधार पे, वर्ग, भाषा, लिंग के आधार पे देश में अराजकता फैलाने में लगी ताकतें, वैसे पूरे विश्व का वातावरण इस प्रकार से एक काफी गंभीर हो रखा है। एक तरफ यूक्रेन और रूस के संघर्ष में जिस प्रकार से अपने निहित स्वार्थ के लिए यूरोपीय देश, नाटो के देश उस झगड़े को शांत करने की जगह और उसे और भड़का रहे हैं, उसमें विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। रूस अपनी देश की एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने दुश्मनों को, जिस प्रकार से इजराइल ने अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी कतर में इस्राएल द्वारा घोषित आतंकियों के ठिकानों पे जो हमला किया, उनके शीर्ष नेतृत्वों की मीटिंग चल रही थी, उसके ठिकानों पे हमला किया। उसके बाद और खाड़ी देशों में और गुस्सा, आम जनमानस भड़क रहा है। उसी तरह कई अन्य देशों में इस प्रकार से घेराबंदी हो रही। भारत की तरफ जो अमेरिका की वक्र दृष्टि है, वो भारत को इस समय टैरिफ किंग कहता है। कभी कहता है कि जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है उसको भारत लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं। भारत अगर तेल नहीं खरीदा तो रूस मजबूत नहीं होता। चीन के खिलाफ बोलने का साहस और उसके खिलाफ कराधान लगाने का साहस अमेरिका नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि चीन आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर भी है, सामरिक रूप से मजबूत है, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करता है। परंतु भारत का नेतृत्व, भारत की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ जहाँ एक तरफ इजराइल अपने देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका के सबसे करीब सहयोगी, जिसने अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को एक अत्याधुनिक विमान भेंट किया, उस कतर में जो विश्व में विभिन्न देशों की वार्ताओं के, समस्याओं के समाधान का केंद्र, वहाँ पे हमला किया अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के खिलाफ हमास के आतंकियों का सर्वनाश करने के लिए। और उन्होंने चेतावनी दी, नेतन्याहू ने इजराइल के, कि हम दुनिया के तमाम देशों को बताना चाहते हैं कि वो अपने देशों में आतंकियों को शरण न दे। शरण या तो उन्हें उन पर मुकदमा चलाए
या नहीं चलाएंगे, संरक्षण देंगे, तो उनका हश्र भी हम हमास के नेतृत्व की तरह जो दोहा में छुपे हुए थे अभ्यारण्य बना के, उन पर हमला करेंगे। हम अपने अस्तित्व, सम्मान और सुरक्षा के प्रति कहीं दो रहा नहीं करते। इस्राएल के इस कथन को भारतीय नेतृत्व को आत्मसात करना चाहिए था। एक तरफ इस्राएल इतना संघर्ष कर रहा है, अमेरिका सहित सारे यूरोपीय देशों को नज़रअंदाज करके अपने देश की एकता, अखंडता, आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए वो इतनी मजबूती से अपने विरोधियों को दमन कर रहा है। वो यमन के हूतियों पे कर रहा है, वो ईरान को अपने विनाश के लिए बनने वाले परमाणु हथियार के खिलाफ कर रहा है। उसने सीरिया की कमर तोड़ दी, उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। अब अमेरिका के संरक्षण में पलने वाले कटर में भी हमला करके उसने चेतावनी दी। भारत को भी ये कहना चाहिए था। भारत के खिलाफ आज संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान आतंकियों के सरगना, आतंकियों का सम्राट, अमेरिका का प्यादा, चीन का चहेता पाकिस्तान भारत को अल्पसंख्यकों और आतंकवाद पे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। हद तो हो गई। यूरोपीय देश ट्रंप के रंग बदलते देख के स्विट्जरलैंड भी भारत को वो कर रहा था। जो भारत पीड़ित है आतंकवाद से, 1947 के बाद लाखों लोग मारे जा चुके हैं। स्विट्जरलैंड भी दे रहा। भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पर यह जवाब केवल कागजी नहीं होना चाहिए, इजराइल की तरह होना चाहिए था। हमें शर्म आती है। भारतीय नेतृत्व इजराइल से सीख लेता तो आज खाड़ी देशों में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता। वो मोल भाव करता अपने हितों के लिए। चीन के साथ जो हुंकार भरता था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसके सारी वस्तुओं का 10वां खरीदार देश, प्रमुख देश भारत है। और भारत को नज़रअंदाज करके वो चीन के, पाकिस्तान के साथ गलवैयाँ कर रहा है। जो आतंक के पर्याय हैं, जिसने ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम आतंकियों को शरण दी है। अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उन आतंकियों को भी शरण देने वाला पाकिस्तान, जिसके कारण आज ब्रिटेन पूरा एक प्रकार से घिर चुका है, अपने अस्तित्व के लिए अंतिम सांसें ले रहा है। फ्रांस में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में अमेरिका में भी, आज अमेरिका में जो घटनाएं हुई, वहाँ के ट्रंप के बड़े समर्थक और चिंतक, युवाओं के प्रेरणा, शार्ली का जिस प्रकार से एक सभा में, किसी विश्वविद्यालय की सभा में गोली मार दी गई भाषण देते हुए। वहाँ के कट्टरपंथियों ने, वामपंथी कट्टरपंथी जो इस्लामिक आतंकियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जो अमेरिका के नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने मार दी। ट्रंप बहुत आक्रोशित है। कम से कम वो बोल रहे हैं सामने अपने विरोधियों को। अमेरिका में जो अभ्यारण्य घुसपैठियों ने बना दिया था, उसके खिलाफ बहुत मजबूती से घुसपैठियों का देश कैसे समस्या सॉल्व करेगा, इसको भारत को सीखना चाहिए अमेरिका से। भारत में जहां 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिया, और वो भी घुसपैठिए कौन नहीं, जो भारत विरोधी, भारत की संस्कृति के खिलाफ राष्ट्रांतरण करने के लिए बांग्लादेश से लेकर रोहिंग्या तक आए। तो ऐसे तत्वों को कैसे निपटा जाएगा,
ये अमेरिका से सीखना चाहिए था, परंतु भारतीय नेतृत्व ने जो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अभी कुछ महीने नहीं हुए थे, जिस प्रकार से खाड़ी देश में एशिया कप की आड़ में क्रिकेट खेलने का, और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि मैच को जारी रहने दे। भारत का आत्मसम्मान कुछ नहीं है, भारत के जाबाजों का जीवन कुछ नहीं है, भारत की अस्मिता कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय हो या संवैधानिक पीठों पर बैठे हुए कोई भी लोग हो, सबको राष्ट्र की एकता और अखंडता और न्याय के लिए समझना चाहिए। करोड़ों के सट्टे के लिए होने वाले मैच और चंद लोगों के स्वार्थ के पूर्ति के लिए होने वाले मैच को राष्ट्र की अस्मिता से ऊपर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार के निर्णय राष्ट्र की नींव को कमजोर करते हैं। भारत को अपनी एकता और अखंडता की रक्षा रूस की तरह करना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे दरवाजे पर न आ पाए। यूक्रेन के साथ लड़ाई का और कोई कारण नहीं है कि यूक्रेन सोवियत संघ को विखंडन के कारण कारक रहा, नाटो को उसकी देहरी पर न बैठने दे। वो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है 32 देशों से। हम उसको सलाम करते हैं जो भारत की सदाबहार गाढ़े वक्त का मित्र रहा। रूस, सोवियत संघ, पुतिन को नमन करते हैं कि उन्होंने, और दुर्भाग्य है कि यूक्रेन में इस प्रकार का नेतृत्व रहा जिसने पूरे हरे भरे यूक्रेन को, विकास की डगर भरने वाले यूक्रेन को, खुशहाली का झंडा गाड़े हुए यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। विश्व को आतंक के गढ़ में आज वो खिलौना केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए और संसार के यूक्रेन, नाटो देशों और यूरोपीय देशों द्वारा दिए जाने वाली सहायता का बंदर बांट करने के लिए वो रूस से संघर्ष कर रहा है। उसे तो आँख खुल जानी चाहिए कि हमने करोड़ों लोगों का जीवन दुभर कर दिया, विस्थापित कर दिया, बर्बाद कर दिया विकास की परचम लहराते हुए यूक्रेन को। यूक्रेन के लोगों को चाहिए था कि ऐसे विनाशकारी नेतृत्व को उखाड़ फेंक देते। पुतिन को चाहिए कि इस प्रकार के नेतृत्व पर निर्णायक प्रहार करके इसको जितनी जल्दी मुक्ति दिला दे सकें पूरे विश्व को, वो विश्व के लिए खुशहाली के लिए, विश्व की शांति के लिए कल्याणकारी हो। तो भारतीय नेतृत्व को चाहिए, तमाम जितने सत्ता में बैठे, केंद्र की सत्ता में बैठे हो या प्रांतों की सत्ता में बैठे हो, उन्हें जनहित के कार्य करना चाहिए। अपने निहित स्वार्थ और दलीय स्वार्थ को दरकिनारे करके राष्ट्रहित, जनहित, न्याय हित के लिए काम करना चाहिए। अपनी सनक और सनक दिखाने के लिए, देश की संसाधनों का बंदर बांट करने के लिए नहीं, अपने कुपूतों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये अपने आपके परिवारों के हितों का पोषण करने के लिए देश के हितों को अब दाव पे मत लगाइए। ये तमाम चीज़ें इस देश की हैं। इस देश में अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई भी तत्व, विदेशी तमाम शक्तियां यहाँ सर उठाती हैं कई सालों से, जो यहाँ पे जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद के को आदिवासी, ये वासी, वो वासी कहकर जनता को भड़काने की कोशिश करती है, धर्मांतरण कराने की कोशिश करती है, उपद्रव कराने, कभी जातीय रूप से। अमेरिका के ट्रंप के सलाहकार कह रहे थे कि ये जातीय लोगों ने तेल को यहाँ पे ब्राह्मणों ने लिया। कितना गिरा हुआ वचन। वो चाहते हैं यहाँ जातिवाद का संघर्ष हो। मीडिया अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार की हवा देती है। राष्ट्रीय हितों को ले समाज
को जागृत होना चाहिए और तमाम जितने सत्तासीन हैं या विपक्ष में हैं सबको ये समझना चाहिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए विदेशी ताकतों के हाथों के मोहरा न बने और राष्ट्र के हितों की सुरक्षा कैसे हो, चीन की तरह हो, जो चीन को चंद सालों में जो भारत की तरह विकास की डगर भर रहा था, आज वो इतना विकसित हो चुका है, इतना स्वावलंबी हो चुका है, इतना सामरिक शक्ति हो चुका है, आर्थिक संपन्न हुआ, वो अमेरिका को भी सीधे चुनौती देता है। भारत को भी चाहिए ऐसा आत्मनिर्भर स्वाभिमानी देश बने, दिशावान देश बने। वहाँ भ्रष्टाचारियों को तुरंत फांसी की सजा होती है, यहाँ भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े पदों पे आसीन करने की होड़ लगी होती है राजनीतिक दलों में। अपराधियों को जातियों के आधार पर, धन्य हो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आतंक अपराधियों को अंकुश लगाने का काम किया गया, वो देश के लिए सराहनीय है। आसाम में किस प्रकार से बंगाल और असम से लेकर कश्मीर तक तबाही मचा दी, ये देश विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं। इन पर मजबूती से अंकुश लगाने का काम करें, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। देश सबसे आगे है, क्योंकि देश रहेगा तभी राजनीति होगी। ये दल रहे न रहे, राष्ट्र मजबूत रहना चाहिए और राष्ट्र मजबूत रहेगा। भारत का मजबूत होना रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल इनसे बेहतर है, क्योंकि भारत ही सारे संसार में जीवनदायिनी मूल्यों को प्रसारक है, आत्मसात करने वाला है। यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए काम करने वाला संस्कृति है। भारत में लोकतंत्र तभी तक है जब भारतीय मूल्यों का समाज यहाँ मजबूत है। इसलिए राजनीतिक दलों को दलीय स्वार्थ और पदलोलुपता से ऊपर उठकर राष्ट्र और जनहित के कार्य करने चाहिए। ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम, जनता रोजगार, शिक्षा, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। चिकित्सा आज आम आदमियों के लिए दुर्लभ हो गई, रोजगार कोसों दूर की बात हो गई, शिक्षा आम गरीब परिवार के लिए कोसों दूर। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें जिन पर जनादेश हैं, सत्ता में हैं, वो इस प्रकार का काम न करें कि जिस प्रकार से पुल बन रहे हैं, ढह जा रहे हैं। अभी आज हमारे मित्र ने संसद के समक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के दिशावान नेता, जिनके सिद्धांतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा की है, जगदीश ममगाई जी ने कहा कि समाज में दिशा देने के लिए कोई चिंतन मंथन का काम होना चाहिए। वो उत्तराखंड से लेकर तमाम हिमालयी राज्यों में जिस प्रकार से इस समय वर्षा अतिवृष्टि से जो दुखदाई त्रासदियाँ हुई, उस पर चिंतन मंथन करें। हमने कहा कौन करेगा, या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला। जिन पे ये दायित्व है व्यवस्था में, जब सरकारों में बैठे लोग अपने कमीशन के लिए, शासन प्रशासन में बैठे लोग कमीशन के लिए इस प्रकार से 30% 40% से योजनाओं की बंदरबाट करेंगे, तो उसका हश्र यही होगा जिस प्रकार से बिहार में निर्माणाधीन पुल ढह जाते हैं, उद्घाटन के बाद कुछ चंद महीनों में ढह जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचारियों पे तुरंत हो, और जिस प्रकार से न्यायपालिका काम कर रही है, करोड़ों केस पेंडिंग है, त्वरित 1 साल में चीन की तरह फैसले होने चाहिए। भ्रष्टाचारियों को दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नामो वसुदेव कुटुंबकम। सबके कल्याण में समर्पित भारतीय संस्कृति जब तक इस देश में
अपना ध्वज प्रवाहित करेगी। नेपाल के पतन का भी यही कारण है। आज नेपाल से भागने वाली ओली का बयान ये जा रहा है कि मैंने राम जन्मभूमि का विरोध किया था, इसलिए मुझे, आपने राम जन्मभूमि का विरोध किया होगा, उसका प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा, परंतु आपने नेपाल की जनता की जन आकांक्षाओं को रोला, वहाँ के युवाओं के भविष्य को रोकने का काम किया। आपकी सरकारों ने, आपके तमाम सरकारों ने राजशाही कटने के बाद इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। जनादेश जिन सरकारों को मिलता है उनको जन सेवा के लिए मिलता है, न कि संसाधनों की बंदर बांट करने के लिए। अगर देश में किसी प्रकार की अराजकता नेपाल की तरह होती तो उसके जिम्मेदार सत्तारूढ़ लोग होते हैं जो देश की व्यवस्था के प्रति उदासीन होकर अपने सनक और सनक के लिए देश के संसाधनों की बंदर बांट करते हैं। इसलिए आज दायित्व देश की आम जनता के साथ देश के हुक्मरानों का भी है, चाहे नौकरशाही हो चाहे राजनीतिक दल हो, सबको राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र में इस प्रकार के घुसपैठ करने वाले तत्व, भारत विरोधी तत्व सर न उठा पाए। जिस प्रकार से नेपाल में अराजकता का माहौल दिख रहा है, ऐसा माहौल देश में कहीं हो न पाए। इसलिए देश के लोगों को आदिवासी, पिछड़ा, अगड़ा, ब्राह्मण, हिंदू, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक आधार पे बांटने वाले राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। जरूरत है देश में आम भारतीय नागरिक बनने की, उनकी जनहितों की रक्षा करने की, उनके कल्याण करने की। उनके कल्याण में ही देश का भविष्य निहित है। जय हिंद, जय भारत।